हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं जी अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हीट। लक्ष्य बैच सीरीज का ये नेक्स्ट चैप्टर है साइंस का, जहां पे हम सारे सब्जेक्ट ए टू जेड कवर करते हैं बड़े इजी मौज मस्ती तरीके से। तो आज का चैप्टर भी उसी तरीके से बड़े चिल तरीके से समझेंगे और चैप्टर को कवर कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हीट के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके लिए समझना पड़ेगा हमें किसका कॉन्सेप्ट? हॉट एंड कोल्ड का। सो व्हाट इज हॉट? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन मिलती है यहाँ पे किसकी? टेम्परेचर की। कि भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं आज का टेम्परेचर ज्यादा है, आज का टेम्परेचर कम है। ये होता क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। एक दिन में या फिर किसी भी चीज में या किसी जगह में कितनी हॉटनेस है, कितनी कोल्डनेस है, इसका जो मेजर होता है इसी को कहा जाता है टेम्परेचर। आई होप अब आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा, बट आई होप अब क्लियर हो गया होगा। द डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। बचपन से देखो तभी हमें तबियत खराब हो जाती है कभी कभी, तो मम्मी मुंह में थर्मोमीटर लगा देती है और चेक करती है टेम्परेचर कितना है इसका। तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। मेजरिंग टेम्परेचर की बात करें तो थर्मोमीटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा। एंड देन आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने में काम आते हैं। वहीं पे जो लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर होते हैं ये किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको नापने में काम आ सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में होते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो कि सिर्फ इंसानों पे तो होंगे ही नहीं, किसी भी हो सकते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट रीडिंग थर्मोमीटर। तो थोड़ा सीखते हैं भाई कि थर्मोमीटर को रीड किस तरह से किया जाता है। The temperature range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, and that of laboratory thermometer is -10 to 110 degrees Celsius. The unit of measure temperature is degree Celsius. तो देखो भाई, वो टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर जिससे इंसानों का टेम्परेचर नापा जाता है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इसके बीच में ही रहता है, इससे बाहर नहीं जाता। बट वहीं पे अगर हम बात करें एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वाई? देखो भाई, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आपके ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेक होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भाई कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। इंसान तो है नहीं वो, है ना? हम गर्म करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यही रीज़न है। तो बात करें कैसे टेम्परेचर रीड करना होता है। नोट दैट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। Step 2. Note down the number of division between these marks. If there are 5 division between them, one small division can read 0.2 degrees Celsius. Wash the thermometer with an antiseptic solution and give it a few jerks while holding firmly. Ensure that the level of mercury falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. Take the thermometer out after 1 minute of note the reading. This is your body temperature. The temperature should be always be stated with its unit degree Celsius. तो ये पूरे स्टेप से समझाता हूँ क्या होता है। देखो, आपको टेम्परेचर एक बार दिखाता हूँ, उससे आपको फोटो से क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो 1 से 2 के बीच में आपको जो मार्क दिख रहे हैं ये क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। दिस इज 36, दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नीचे जो स्केल चल रहा होता है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल, बट अभी उस पर बात नहीं करते हैं, एक चीज़ की बात करते हैं। सो क्या सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड जो है बिगर मार्क के बीच में वो पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये स्टेप छोड़ दो, सबसे पहले आपको अपने थर्मोमीटर को धो लेना है अच्छे से। धोने के बाद जैसे ये थर्मोमीटर आपने, ये इसका टिप है, इसको धो लिया, उसके बाद आपने इसको ऐसे ऐसे करके झटकना है, इसे कहते हैं जर्क करना। सो दैट जो मरकरी है इसमें वो नीचे पहुंच जाए 0 के पास, मतलब बिल्कुल 35 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे चली जाए, जिसे 0 फ़ारेनहाइट भी बोला जाता है, राइट? तो एक बार वो नीचे पहुंच गई, उसके बाद आपको मरकरी का जो बल्ब है, जो उसका स्टील वाली साइड है, उसको अपने टंग के नीचे रख लेना है 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद जब आप निकालोगे तो जो मरकरी जितना ऊपर चली गई होगी उसको आपको रीड करना है, और वो मरकरी जहाँ पे होगी वही आपकी बॉडी का टेम्परेचर माना जाएगा। सो इट वॉज वेरी सिंपल, राइट? अगर आपको कन्फ्यूजन है आप अपनी मदर से या फादर से पूछ सकते हैं कि भाई टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, वो आपको आराम से सिखा देंगे। सो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37, याद रखना है चीज़।
द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल्स, और हाँ अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखो तो कई बार आपने सुना होगा भैया ये 37 क्यों, हमने तो ऐसा सुना है 98, या बुखार आता है तो 102 बुखार आ गया, 103 बुखार आ गया। तो देखो ये जो स्केल है दिस इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 37 मतलब होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मली जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं वो फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर बताते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं 98 नॉर्मल है। अगर 98 से ज़्यादा जाता है तो मतलब टेम्परेचर है, मतलब बुखार है, 103 104 बुखार आता है ना लोगों को, तो ये एक्चुअली फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो दो मोस्ट कॉमनली है आपको यहाँ पे बता दिया, एक तो सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, वही समझाया। अब प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने, बहुत बेसिक चैप्टर है, यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिक्स आएगा, और वो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो आराम समझ रहे हैं। प्रिकॉशंस की बात करें, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते टाइम कौन कौन से लेने हैं। सो डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कई बार लोग क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर नापने की जगह चाय, दूध, पानी का टेम्परेचर उससे नाप रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली थर्मोमीटर को खराब भी कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं करनी है, सॉरी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम, इट मे ब्रेक। उसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत टेम्परेचर जहाँ गर्म हो उसके पास नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से मरकरी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी और इनफैक्ट आपका थर्मोमीटर फट भी सकता है, तो इसलिए नहीं रखना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वहीं पे एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसके क्या प्रिकॉशंस लेने रहेंगे, तो ऊपर के जो दो प्रिकॉशंस थे वो तो लेने ही लेने हैं, उसके साथ आपको क्या करना है, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। आपको हमेशा थर्मोमीटर को कुछ इस तरीके से रखना है, ऐसे ऐसे लिटा के नहीं रखना है। जो बल्ब है शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विद इट विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपने जिसमें रखा है थर्मोमीटर को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जो बल्ब है, टिप है, वो टच हो रही किसी चीज़ पे, वरना टेम्परेचर तो सही आएगा नहीं, हर समय टेम्परेचर रहेगा, आपको उसको आइसोलेटेड रखना है। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। यहां से कुछ कॉन्सेप्ट शुरू होता है साइंस का, यहां से कुछ साइंस वाली फीलिंग आएगी। तो अब एक नया बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। गर्माहट की ट्रांसफर कैसे होती है, ध्यान से देखो। आपकी लाइफ में अगर आप बात करो तो हमने कहाँ कहाँ देखा है, हमने देखा है कि बेटी खाना बनता है तो हीट आती है, आग जलती है, हम हाथ तापते हैं तो हीट ट्रांसफर होती है। तो ये सब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। सो एक टॉपिक आता है कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन का मतलब होता है the transfer of heat in solids usually takes place by this method. Substances that allow heat to pass through them quite easily are called conductors and those that do not are called insulators. तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होगा, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो डिवाइसेस या जो भी चीज़ें सब्सटेंस करंट को अलाउ करती हैं अपने से पास होना, उन्हें कहते हैं आपका कंडक्टर्स। और वहाँ पे करंट को रिप्लेस कर दो आप हीट के साथ, तो आपका डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगी, है ना। कि अब ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जो कि हीट को पास होने देते हैं। जैसे कि आप बात करो स्टील की एक चम्मच, अगर आपने स्टील की एक चम्मच मैगी बनते हुए छोड़ दी अंदर ही, तो वो बहुत गर्म हो जाएगी। बट वहीं पे अगर आप बात करो रबड़ की या प्लास्टिक, आपने देखा जो पतीला होता है, पतीले का जो स्टैंड होता है वो प्लास्टिक का होता है, वो कभी गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है। So the substance that allow heat to pass through them are called conductors of heat. Example है iron, copper, aluminium, example है। The substance that do not allow heat to pass through them are called insulators of heat या फिर poor conductor of heat। example के लिए हो गया wood या फिर plastic। Convection क्या होता है? देखो, the transfer of heat in liquids and gases take place by convection. Land breeze and sea breeze are a result of unequal heating of air present over land and sea by the sun. तो भाई कन्वेक्शन का सीन क्या है कि जब भी लिक्विड या गैसेस में टेम्परेचर होता है, देखो आपने देखा होगा हवा कहीं कहीं तो हवा ठंडी चलती है आपकी, और कहीं कहीं हवा बड़ी गर्म चलती है, लू चलती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है हवा का और पानी का टेम्परेचर का, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। बस इतना याद रखना। रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्ड नो मीडियम। यानी कि अगर ये सोचो मेरा एक ये हाथ है और वहीं पे दूसरा हाथ है, ये हाथ को मैंने आग लगाई और गर्माहट इधर फील हो गई, तो बीच में कोई गैप है, कोई मीडियम नहीं है। तो ये तो एग्जांपल था, रियल में ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा ये रेडिएशन कहाँ काम आता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? हीट बाय रेडिएशन। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है सन। सन देखा कितनी दूर से हमें फोटॉन्स की वेव ट्रांसफर करता है। सन बहुत दूर है बट स्टिल हमें गर्माहट फील होती है। तो एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन। तो ये एग्जांपल है रेडिएशन का। ठीक है। ओके, अब बात करेंगे सी ब्रीज यानी कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस था उसके बारे में थोड़ा अच्छे से। तो देखो
The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than water. The air over the land becomes hotter and rises up. तो देखो, जो लोग सी के पास रहते हैं ना, उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। वो क्या है कि दिन के टाइम पे जो ज़मीन है वो बहुत तेज़ी से हीट हो जाती है, पानी से भी ज़्यादा तेज़ी से। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब देखो, लैंड के ऊपर जो एयर थी वो क्या हुई, गर्म होके वो ऊपर राइज हो गई। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from sea is called sea breeze. अब ध्यान से देखो होता क्या है, इस वाले जो इमेज दिख रही है ना, इसको ध्यान से देखना। होता क्या है कि लैंड का जो गर्माहट है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एयर थी वो गर्म हो गई। अब गर्म एयर जाती है ऊपर जाके ये इस तरफ जाने लगती है, किसके, सी की तरफ। और सी की जो ठंडी ठंडी हवा है ये फटाफट आने लगती है कहाँ, लैंड पे, जिसकी वजह से जो लोग सी पे रहते हैं उन्हें एकदम ठंडी हवा फील होती है अपने आती हुई, क्योंकि उनके पास जो हवा आ रही है वो सी ब्रीज आ रही है। एक्चुअली सी ब्रीज इज सी वाली हवा। आया समझ में? ये तो हो गया दिन का प्रोसेस। अब रात में क्या होता है वो भी समझते हैं। रात में आती है लैंड ब्रीज। रात में एक्चुअली इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप बात करो तो एट नाइट एग्जैक्टली रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो रात में अगर आप जाओगे तो आपको क्या फील होगा, जो ठंडी हवा है वो पानी की तरफ जा रही है, ना कि आपकी तरफ आ रही है। तो ये उल्टा हो जाता है प्रोसेस, और इसे कहा जाता है लैंड ब्रीज। आ गया समझ में? बहुत सिंपल था। नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर एंड समर। बहुत ही लल्लू सा टॉपिक है कि किस तरह कपड़े हम पहनते हैं। तो देखो भाई, जो डार्क सरफेस होता है एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे ब्लैक आप पहन के जाओगे गर्मी में तो आप समझ लो भाई आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि हीट सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है ब्लैक। बट वही ब्लैक अगर आप विंटर में पहनोगे यू विल फील मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा आसानी से। आप देखो जैकेट्स जो होती है ना, जितनी भी जैकेट्स होती है उनका ज़्यादातर कलर हमेशा लाइट होता है, वो सॉरी डार्क कलर की होती है, मतलब डार्क ब्लू होगी, ब्लैक होगी। बहुत कम होती है जो एकदम लाइट कलर में हो। क्यों? क्योंकि जो कलर है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को और आप कंफर्टेबल रहोगे। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर, और देयरफॉर हम ज़्यादा कंफर्टेबल फियर करते हैं समर में। मतलब जो लाइट कलर कपड़े हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, आके टकरा के चली जाती है। तो इसीलिए गर्मियों में अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, स्पेशली वाइट। विंटर्स की बात करें तो हम वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वूल क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। अब वूलन ही क्लोथ्स क्यों? क्योंकि वूल एक पुअर कंडक्टर हीट का, वो हीट को अंदर जाने ही नहीं देता। जो एयर है वो वूल के जो कपड़े हैं, वूल का जो फाइबर है उसके बीच में ट्रैप हो जाती है, और ये एयर प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने में और बाहर की ठंडक को अंदर आने में। समझ में आया? तो ये तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। बहुत सिंपल है। एडीसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो आई हो पसंद और चैप्टर आ गया हो समझ में। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मजा आया पढ़ने में तो वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसी अगर आप डाउट्स कुछ पूछना चाहते हो, नोट्स चाहिए, कोई भी परेशानी है, तो आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।